मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। देखिए, मैं इसके पहले पढ़ाया था गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बातें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम बता दिए थे। अगर इसके आगे हम चलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। उसके बाद चलेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे कहा जाता है कि जैसे हम किसी वस्तु को हम F पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को हम C पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह से हम आज आपको बहुत बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम बताएंगे कि आपको किस तरह से प्रतिबिंब बनाना है। आपको उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में एकदम नहीं क्वेश्चन छूटेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। इसके पहले भी हम पढ़ाए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझे थे। उसके बाद कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसके बारे में भी हम पहले बात चर्चा किए थे, तो उसी को हम आगे लेकर के चलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर की देखिए, तो पहला है, आप पहला लिख सकते हैं। पहले कॉपी के बीच में आप एक लकीर खींच लीजिए और एक साइड लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड लिखिए आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा दे सकते हैं, और उसी तरह से आभासी प्रतिबिंब में पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में पहला पॉइंट लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलकर प्रतिबिंब बनाती है, जैसे प्रतिबिंब वास्तव में मिलकर, ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण मान लिया जाए, ये प्रतिबिंब आया, अब वास्तव में प्रतिबिंब को बनाया। वास्तव में क्या किया? प्रतिबिंब को बनाया। इस तरह से होता है, तो इसको कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है। इसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तव में मिलकर प्रतिबिंब बनाती है, तब प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में ना मिलकर, मतलब वास्तविक रूप से ना मिलकर केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब केवल मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इस तरह से मिलती हुई देखने में लगता है कि मिल रहा है, लेकिन नहीं, वो दिखाई सिर्फ देता है। मिलती हुई प्रतीत होती है, तब आभासी प्रतिबिंब बनाता है या बनता है। सेकेंड पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बाबू? उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। तीसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब में तीसरा पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको हम समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रूप से मिलेगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि वास्तविक रूप से मिलता है तब प्रतिबिंब बनाता है। उसी प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बाबू? उल्टा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से हम आभासी प्रतिबिंब में चलेंगे कि आभासी प्रतिबिंब वास्तव में ना मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। उसी तरह से आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से अगला नंबर है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जैसे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब बताओ, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब 3 फेज में बनते हैं, 3 रूप में बनते हैं। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक समतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी 3 आकृतियां होगी, मतलब 3 फिगर, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी 6 स्थितियां होगी, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका 2 स्थितियां होगी, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी 1 स्थितियां होगी। इसके पहले हम पढ़ाए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में जब कोई किरण लंबवत पड़ेगी तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, लंबवत पड़ेगी तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। मतलब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां? 6 स्थितियां, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां और समतल दर्पण में 1 स्थितियां होती है। तो हम इसको बारी बारी से समझेंगे कि अवतल दर्पण में किस तरह से बनता है और उत्तल दर्पण में किस तरह से बनता है और समतल दर्पण में किस तरह से बनता है। इसके पहले हम इस प्रतिबिंब को बनाने के पहले हम कुछ नियम को जान लेते हैं, समझे? प्रतिबिंब बनाने से पहले हम कुछ नियम को जान लेते हैं। 3 नियम हैं और नियम को समझ जाइएगा तो हम कहते हैं आपको प्रतिबिंब बनाने में आपको कोई कठिनाई न होगी, एकदम आसानी से बना दीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, पहला नियम है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम को जान लेते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मतलब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो इधर से होकर गुजरेगा। मतलब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब आएगा तो वह किधर से होकर गुजरेगा। तब आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष, ये रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है, उसके ऊपर ये ध्रुव है जिसको पोल कहते हैं, P फोकस है और ये वक्रता केंद्र। तब बताइए, मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब इस तरह से किरण आ रहा है। मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आएगा तो वह सबसे पहले F से होकर गुजरेगी, F से होकर गुजरेगी। ये आपको ध्यान में आ गया होगा कि पहला नियम कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो वह सबसे पहले F से होकर गुजरेगी। उसी तरह से उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वह सबसे पहले, ये कहाँ, नीचे तो नहीं जाएगा बाबू, ये ऊपर की ओर उड़ेगा, ये ऊपर की ओर उड़ेगा। उसी तरह से जैसे अवतल में बनाए उसी तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आएगी तो वह F से होकर गुजरेगी, F से होकर गुजरेगी। मतलब डॉट लाइन से ये गुजरेगा, F से होकर, देखने में लगेगा कि F से आ रहा है। उसी तरह से दूसरा नियम कहता है फोकस की दिशा में आपतित किरण। उसी तरह से दूसरा नियम कहता है कि जब कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित किरण, मतलब कोई किरण फोकस की दिशा में आती है, फोकस से आती है तो वह किधर जाएगी? जब कोई किरण फोकस से आएगी तो वह किधर जाएगी? तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। जब कोई किरण फोकस से आएगी, जब कोई किरण
फोकस से आएगी। जब कोई किरण कहाँ से आएगी बाबू? फोकस से आएगी तो वह किधर जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। जब कोई किरण फोकस से आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। जब कोई किरण फोकस से आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। दूसरा नियम उसी तरह से जिस तरह से अवतल दर्पण में हम बनाए बाबू, उस तरह से ही हम उत्तल दर्पण में बनाएंगे। जब कोई किरण फोकस से आएगी, जब कोई किरण फोकस से आएगी, जब कोई किरण कहाँ से आएगी बाबू? फोकस से आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। कोई किरण फोकस से आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। जिस तरह से अवतल में बनाएंगे उसी तरह से हम उत्तल में बनाएंगे। समझ में आया? अगला नंबर है, दूसरा नियम बन गया। तीसरा नियम कहता है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी मतलब सेंटर से आएगी तो वह सेंटर उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तो तीसरा नियम भी हम समझ लेते हैं। देखिए बाबू, तीसरा नियम कहता है कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, मतलब जब वक्रता केंद्र की दिशा से आएगी आपतित किरण तो कहाँ जाएगी? हम बताते हैं कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण आएगी तो वह उसी पथ पर वापस चली जाएगी। जब वक्रता केंद्र से कोई किरण आएगी तो वह उसी पथ पर वापस चली जाएगी, मतलब उसी पथ पर वापस चली जाएगी। जब कोई किरण वक्रता केंद्र पर आएगी तो वह उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तीन नियम आप समझे। पहला नियम समझे कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा समझे कि जब फोकस से आएगी तो वह कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। और तीसरा नियम समझे कि जब वक्रता केंद्र से आएगी, मतलब वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी जब किरण, तो वह उसी पथ पर वापस चली जाएगी, उसी पथ पर वापस चली जाएगी। वक्रता केंद्र पर आएगी तो उसी पथ पर वापस चली जाएगी। तीन नियम आप समझे। आपको तीन नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे क्या बात करते हैं कि इसके आगे हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए उसके आगे हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो हम जो प्रतिबिंब बना रहे हैं कौन दर्पण में बना रहे हैं? अवतल दर्पण में बना रहे हैं। अवतल दर्पण में बना रहे हैं। अवतल दर्पण में कौन दर्पण में बना रहे हैं बाबू? अवतल दर्पण में बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम वस्तु गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं तो किस दर्पण में बना रहे हैं और किस दर्पण में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अनुसार आप बनाइएगा। तो हम बना रहे हैं टोटल अवतल दर्पण में, उसके बाद बनाएंगे उत्तल दर्पण में, उसके बाद बनाएंगे समतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में बनाते हैं कि वस्तु कहाँ रखा गया है। तो वस्तु अनंत पर रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पर रखा गया है, मतलब अनंत यहाँ है, अनंत पर रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पर रखा गया है। तो ये अनंत पर जब वस्तु रखा गया है तो पहले तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। आप बताइए, इसके पहले हम बताए कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो वह सबसे पहले किधर से होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। सबसे पहले एफ से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कहाँ गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। उसी तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण जाएगी तो वह सबसे पहले एफ से होकर गुजरेगी। एफ से होकर गुजरेगी। तो आप बताइए, जहाँ कटता है वहाँ ही उसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब जहाँ मिलता है दोनों पॉइंट वहाँ किसका उसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? जब वस्तु
वस्तु यहाँ है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर, एफ पर मतलब फोकस पर, एफ पर। उसकी प्रकृति कैसा हुई, अवतल दर्पण में प्रकृति कैसा हुई, वास्तविक और उल्टा हुआ, वास्तविक 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 और उल्टा हुआ, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। उसकी प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक व उल्टा। उसका आकार कैसा हुआ, तो बताओ वस्तु कितना बड़ा दूर रखा हुआ है और उसका आकार कितना हुआ, तो बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगला है कि वस्तु अभी कहाँ रखा गया, सी पर रखा गया, नहीं सी से दूर रखा गया है, मतलब सी और अनंत के बीच रखा गया है, सी और अनंत के बीच रखा गया है। तो बताइए वस्तु हम सी से दूर रखते हैं, सी से दूर रखेंगे तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और एफ से होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। बताओ सबसे पहले तो एफ से होकर गुजरा, उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा, उसके बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। अब बताओ कि जब वस्तु, उसके बाद दूसरा नंबर वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। सबसे पहले तो एफ से होकर गुजरा, उसके बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो बताओ वस्तु कहाँ बना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, उसका प्रतिबिंब बना एफ और सी के बीच। जब वस्तु सी से दूर हो तो वहां उसका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बना, ये सी और एफ के बीच बना। उसकी प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक उल्टा, क्योंकि अवतल में बन रहा है। तो वास्तविक वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अब उसका आकार कैसा हुआ, बताओ वस्तु से बहुत छोटा कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से कैसा, छोटा बना, वस्तु से उसका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया, बहुत छोटा नहीं हुआ। अगला कि जब वस्तु सी पर हो, वस्तु अभी कहाँ कर दिया, देखिए धीरे धीरे वस्तु को घटा लिया जा रहा है, धीरे धीरे वस्तु घाट रहा है, तो उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जिधर जाएंगे उससे दूरी हटेगा, जिधर उधर जाएंगे तो इधर आएगा, जब वस्तु इधर होगा तो इधर होगा। देखिए अगला वस्तु सी पर है, अगला वस्तु कहाँ है, सी पर है, अगला वस्तु सी पर है। तो पहले मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो एफ से होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। उसके बाद वस्तु कहाँ, उसके बाद वस्तु इस तरह से गुजरेगी, उसके बाद सी पर मिलेगी। तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना, सी पर बना। जब वस्तु सी पर हो तो उसकी स्थिति कहाँ, मैंने प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। उसकी प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा हुआ, वस्तु के बराबर हुआ, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अब देखिए सी पर वस्तु रखबे किया, सी पर प्रतिबिंब बना तो वस्तु के बराबर है ना बना। तो इसको हम समझ लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। उसकी प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक व उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। और जब वस्तु सी से दूर होगा तो उसकी स्थिति सी और एफ के बीच बनेगी। उसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा बनेगा, उसका आकार वस्तु से छोटा होगा। जब वस्तु सी पर होगा तो उसकी स्थिति भी सी पर होगी, प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा, आकार वस्तु के बराबर होगा। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और चौथा नंबर हम आगे बताते हैं, चलिए देखिए चौथा नंबर है, चौथा नंबर तीसरा नंबर बताए थे, चौथा नंबर देखिए कि जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, वस्तु सी और एफ के बीच रखा गया, वस्तु सी और एफ के बीच रखा गया। तो अब बताइए सबसे पहले कहाँ गुजरेगी, एफ से होकर
गुजरेगी। सबसे पहले एफ से होकर गुजरेगी, उसके बाद वस्तु एफ से होकर गुजरेगी, उसके बाद वस्तु। अब बताओ कि जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो तो उसका स्थिति यहाँ बना बाबू। इसका स्थिति कहाँ बना? यहाँ बना। तो बताओ ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। उसकी स्थिति कहाँ बनी? एफ, उसकी वस्तु सी और अनंत के बीच होगा। सी और अनंत के बीच बना। सी और अनंत के बीच बना। उसकी प्रकृति कैसी हुई? वास्तविक व उल्टा हुआ। उसका आकार कैसा हुआ? वस्तु से कैसा हुआ? बड़ा हुआ। वस्तु से बड़ा हुआ। बताओ जब वस्तु यहाँ है और अनंत और सी के बीच बना तो वस्तु से कैसा बना? बड़ा हुआ। अगला वस्तु एफ पर है। अगली वस्तु कहाँ है? एफ। देख रहे होंगे कि धीरे धीरे वस्तु घाट रहा है। वस्तु की मतलब रखने का तरीका घाट रहा है, मतलब धीरे धीरे पी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे पी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दूर वस्तु की स्थिति बनेगी, वैसे वैसे वस्तु की स्थिति दूर बनेगी। अगली वस्तु कहाँ? एफ पर रखा गया है। एफ पर रखा गया है तो वस्तु सबसे पहले कहाँ होगी? एफ से होकर गुजरेगा। वस्तु सबसे पहले एफ से होकर गुजरेगा। और अगला बार वस्तु सी से गुजारेंगे। अगला बार वस्तु कहाँ गुजारेंगे? सी पर गुजारेंगे। तो बताओ सी से गुजरा तो अगला बार वस्तु सी से गुजारेंगे तो वस्तु कहूँ न कहूँ जाकर के मिलेगा। देख रहे पैरेलल है, समानांतर है, तो कहूँ न कहूँ जाकर के मिलेगा। तो उसकी स्थिति कहाँ होगी बाबू? उसकी स्थिति अनंत पर बनेगी। उसकी स्थिति कहाँ बनेगी? अनंत पर। अनंत पर जाकर समय आएगा तो दोनों क्या होगा? मिल जाएगा। कैसा होगा? तो वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अगला है कि जब वस्तु एफ व पी के बीच हो, ये दोनों के बीच हो वस्तु। बताओ यहाँ भी रखा गया है तो दोनों के बीच जब वस्तु होगा तो सबसे पहले एफ से होकर गुजरेगा। सबसे पहले एफ से होकर गुजरेगा, उसके बाद सी से गुजार देते हैं। सी से गुजार देते हैं तो बताइए कहूँ जाकर के जब वस्तु पैरेलल जा रहा है तो कहूँ ना कहूँ जाकर के डॉट लाइन से यहाँ जाकर के मिलेगा। वस्तु यहाँ मिल गया तो इसका प्रतिबिंब मतलब कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। दर्पण के पीछे बना। दर्पण के इसकी स्थिति कैसी हुई? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा? आभासी सीधा हुआ। आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। कैसा? आकार कैसा हो गया बाबू? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा? वस्तु से बड़ा। ये बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा। फिर समझ लेते हैं जब वस्तु सी व एफ के बीच हो तो उसकी स्थिति सी और अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा होगा। आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। जब वस्तु एफ पर होगा तो अनंत पर बनेगा। प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा। आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। जब वस्तु एफ व सी के बीच होगा तो उसकी स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी व सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा। ये कौन सा दर्पण में बनाए? तो अवतल दर्पण में बनाए। अवतल दर्पण में हम बनाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आने के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए और आकार बताइए। तो आप बना करके ही बता सकते हैं। इतने आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा। आप सभी इसे लाइक
सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें।